हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन। हमारे इस यूट्यूब फैमिली में बहुत सारे नए हमारे दोस्त जुड़ चुके होंगे, हमारे फैमिली का हिस्सा बन चुके होंगे और वो ये सीएसआर नेट एग्जाम जो जून 2024 को होने वाली है, इस एग्जाम के लिए अच्छी तरीके से प्रिपेयर भी कर रहे होंगे। तो उन सभी स्टूडेंट्स का सबसे पहले तो मैं हमारे इस आईएफएस के प्लेटफॉर्म पे वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं और आगे ऐसे ही बने रहिए ताकि आने वाले टाइम में हम आपको और बढ़िया सा कंटेंट दे सके। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, क्या सीएसआर नेट एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई स्टूडेंट क्वालिफाई कर सकता है? क्या वो जीआरएफ लेके आ सकता है? क्या वो अच्छी रैंक लेके आ सकता है? और इसी को चलते हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में सिर्फ यही चलता है कि क्या यह सच में पॉसिबल है? इज इट रियली पॉसिबल कि सीएसआर नेट एग्जाम कोई स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में दे दे और क्वालिफाई होकर चला भी, अच्छी रैंक आए, जीआरएफ साथ में आ जाए? थोड़े टाइम के लिए बस एक बार आप लोग भी इमेजिन कर लीजिएगा कि हाँ, आपका यह फर्स्ट अटेम्प्ट है और आपने सीएसआर नेट एग्जाम को अच्छे रैंक के साथ, जीआरएफ के साथ क्वालिफाई कर लिया। कैसा लग रहा है स्टूडेंट? मजा आ रहा है? और इसी मजे को कायम रखने के लिए, कायम बनाने के लिए आप लोगों को आने वाले 4 महीने में बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? तो पॉसिबल है, बिल्कुल। ये वो टास्क है जो इम्पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं है। तो ये क्या हो सकता है? यस, वो खुद बोल रहा है आई एम पॉसिबल। ठीक है, मुझे करने के लिए पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? ये क्वेश्चन नेक्स्ट आता है, हाउ, कैसे कर ले इसको, क्या स्ट्रैटेजी रखे? क्योंकि कोई भी एग्जाम होती है, कोई भी कंपटीशन लेवल की एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, तो इन एग्जाम्स में स्टूडेंट्स के दिमाग में हमेशा यही चलता है कि सर स्ट्रैटेजी क्या रखे, सर कौन सा पेपर को सॉल्व कर ले, सर एमसीक्यू को कर ले, एमएसक्यू को कर ले, जनरल एप्टीट्यूड को कर ले, इसको कर ले, उसको कर ले, इसको छोड़ दे, उसको छोड़ दे, क्या कर ले, क्या ना कर ले, कितना कर ले, क्यों कर ले। एंड में जाने तक स्टूडेंट का दिमाग में ऐसा आ जाता है कि क्या सच में कर ले कि छोड़ दे। तो हाउ, ये जो क्वेश्चन मार्क आपके सामने, आपके दिमाग में छिप चुका है ना, उसका सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को देने वाला। तो क्या लगता है आपको, सीएसआर नेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए क्या बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है? क्या बहुत हार्डवर्क, बहुत ज्यादा डेडिकेशंस के साथ और बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है? तो ऐसा मुझे तो नहीं लगता। मुझे बल्कि ऐसा लगता है कि आप लोग अच्छी स्ट्रैटेजी रखें, अच्छी मेहनत कर ले, अच्छे तरीके से हर एक कंसेप्ट को समझ ले और एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ले, तो सीएसआर नेट एग्जाम के क्वेश्चंस आप आराम से डील कर सकते हैं। ये गलती स्टूडेंट हमेशा ये करते हैं कि वो स्टूडेंट्स हमेशा उन स्टूडेंट को पूछ लेते हैं जो सीएसआर नेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। जो मैंने पहले भी बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स उन स्टूडेंट्स को जाके पूछते हैं कि सीएसआर नेट एग्जाम क्वालिफाई हो सकती है या नहीं, जिन स्टूडेंट ने अभी तक एग्जाम को क्वालिफाई नहीं किया है। तो सबसे पहला लाइफ में इस फंडे को याद रखिएगा, किसी भी चीज को करने के लिए अगर किसी को पूछना है तो ये उस इंसान को पूछा जाए जिसने ऑलरेडी वो कर चुके हैं, जो ऑलरेडी उसको कर चुका है। अगर आपको आईआईटी में जाना है तो उनको पूछो जो आईआईटी जा चुके हैं। अगर आपको पीएचडी करनी है तो उनको पूछो जो पीएचडी कर चुके हैं। अगर आपको सीएसआर नेट एग्जाम क्वालिफाई करनी है तो उनको पूछो जो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं। और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि जो स्टूडेंट्स एक अच्छी प्रिपरेशन के साथ क्वालिफाई करके आ चुके हैं, वो स्टूडेंट्स आपको ये कभी नहीं बोलेंगे कि सीएसआर नेट एग्जाम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो सबसे पहला काम क्या करना है? स्टे अवे फ्रॉम निगेटिव पीपल। सबसे पहले तो उनके तरफ जो भी आपके रास्ते में जो भी ये निगेटिव पीपल्स आ रहे, उनको थोड़ा सा साइड करके एक अच्छा सा, एक पॉजिटिव वे वाला रास्ता जो है उसको अपनाइए।
इनको थोड़ा सा दूर कर दीजिएगा आने वाले 4 महीने के लिए। ठीक है, अब जाते हैं आगे कि CSR नेट एग्जाम जो है, जो आने वाले 4 महीने में है, इस एग्जाम को आप टाइम में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहोगे। कोई भी स्टूडेंट हो जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा हो, मेरे हिसाब से जितना इंपॉर्टेंस उसको रिवीजन से भी ज्यादा नए टॉपिक्स को करना है, उससे उतना ही इंपॉर्टेंट उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस को भी है। तो आपको जितना टाइम आप नए टॉपिक्स पढ़ने के लिए दे रहे हो, उतना ही टाइम दीजिए उसके क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसी के साथ साथ आपकी रिवीजन अपने आप होती चलेगी। तो रिवीजन के लिए नए टॉपिक्स, देखो कभी कभी क्या हो जाता है, स्टूडेंट नया टॉपिक कर लेता है, दूसरे दिन नया टॉपिक, तीसरा दिन नया टॉपिक, चौथा दिन नया टॉपिक, आगे बढ़ते 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 चलोगे तो पुराना जो नया टॉपिक पढ़ा था उसको थोड़ा थोड़ा भूलने लगते हैं। तो इसलिए हर दिन 1 घंटा आप रखिए अपने रिवीजन के लिए, कम से कम 4 घंटा। अगर आपने अभी तक सिलेबस को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो कम से कम 4 घंटा दे दीजिए आप लोग अपने नए टॉपिक्स के प्रिपरेशन के लिए। अगर कोई स्टूडेंट हमारे लाइव बैच में ज्वाइन हो चुका है तो उनका भी डेली के यूजुअली 2 लेक्चर्स हो जाते हैं, तो 4 घंटे उनकी नए टॉपिक्स पढ़ने के लिए लग जाते हैं। उसके बाद हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 4 घंटा जो है, वो 4 घंटा वो रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले, जिसमें हमें आपको डीपीपी भी देते हैं, आपको संडे टेस्ट भी मिलते हैं और होमवर्क के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। तो इसे कुल मिला के हम एक्सपेक्ट रखते हैं, एक्सपेक्टेशंस की वो 4 घंटा हमारे लाइव बैच में दे दे और 4 घंटा वो खुद से प्रिपेयर कर ले। ऐसे 8 घंटे की प्रिपरेशन आपकी, अगर आप सेल्फ भी कर रहे हो, आपको ये 8 घंटे दिन के देने बेहद जरूरी है। उसके बाद ये जो प्लान है ना, सबसे इंपॉर्टेंट, आज वीडियो देखी, आज अच्छा लगा, आज मोटिवेटेड हो गए तो आज प्लान बना लिया, कल फॉलो हुआ, परसों फॉलो हुआ, 2 दिन बाद फॉलो हुआ, लेकिन तीसरे दिन बाद आपके फ्रेंड का कॉल आया, जैसे कि आप 4 से 8 पढ़ते थे तो उसका कॉल आया कि यार चलो इवनिंग में मूवी देखने चलते हैं, और हो गया, उस दिन से वो चला गया। वो प्लान कहीं कोने में पड़ा हुआ है, आपका रेगुलर शेड्यूल कहीं कोने में दूसरी जगह पे पड़ा हुआ है, आप कर कुछ और रहे हो, आप सोच कुछ और रहे हो। तो ये वाली चीजें ना हो। तो ये जो प्लान आपने बनाया है ना, ये लास्ट 4 मंथ्स में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 4 महीने बाद आपकी एग्जाम है, तो बच्चे कितने हैं, 4 महीने। तो ये 4 महीने जो लास्ट के बच्चे हुए हैं, इसमें ये जो प्लान है उसको फॉलो करना है, और ये फॉलो करने के बाद टारगेट कितना रखना है, 70 to 80% सिलेबस आपका किसी भी हालत में आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद उसकी रिवीजन और उसके बाद उसकी टेस्ट। ठीक है, ये बेहद जरूरी है, क्योंकि देखो आपको जितनी भूख लगी है, अगर आपके पास खाना ही उतना ना हो तो कैसे पेट भरेगा। वैसे ही अगर क्वालिफाई होने के लिए आपको 110 120 मार्क्स चाहिए और आपने प्रिपरेशन ही अगर 60 से 70 मार्क्स की है तो कैसे क्वालिफाई हो जाओगे। तो इसलिए बोलता हूं कि प्रिपरेशन इतनी करो जो कि सफिशिएंट हो, ना कि नेसेसरी। ठीक है, आप रियल को अच्छे से जानते हो तो आपको ये चीजें आराम से पता चल चुकी होगी। अब आप लोग सोचोगे कि सर प्रिपरेशन हम तो सेल्फ कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, कोई कोई टॉपिक्स बहुत ज्यादा तकलीफ देते हैं, उसमें टाइम भी बहुत जाता है। तो ऐसे टॉपिक्स को आपको अगर पढ़ना हो तो हमारे IFS का ये जो डेली का यूट्यूब का सेशन होता है शाम को 5 बजे, वो किनके लिए रखा है, आपके लिए रखा है, हमारे फैमिली के मेंबर्स के लिए रखा है। तो डेली इस 5 बजे के यूट्यूब के सेशन के लिए आइए, हमारे साथ पढ़िए, और हमारे साथ पढ़ने के बाद आप लोगों की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। कोई भी उस पर्टिकुलर टॉपिक्स का डाउट हो तो इस बात की गारंटी मैं देता हूं कि हर एक फैकल्टी उतनी कैपेबल है कि आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सके जो कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो। तो बिल्कुल आप हमारे इस सेशन में डेली शाम को 5 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीक में महेश सर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं, तो अगर आप लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स को पढ़ना चाह रहे हैं तो आप लोग भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं शाम को 5 बजे को। इसके बाद जब आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद क्या सोचोगी, उसके बाद होगा कि सर प्रिपरेशन तो हो चुकी है, रिवीजन चल रही है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस चल रही है,
रिवीजन तो चलेगी चलेगी, बट क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के साथ ये बेहद जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जैसे वर्ल्ड कप होने से पहले वार्म अप मैचेस खेले जाते हैं ना, वैसे ही सीएसआर नेट एग्जाम के पहले मॉक टेस्ट दिए जाते हैं, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स देते हैं। मैं तो बोलता हूं आज की डेट में 99% स्टूडेंट मॉक टेस्ट देते हैं, तो भाई आप क्यों नहीं देंगे? और ऊपर से आईएफएस की मॉक टेस्ट आपको इतने कम प्राइस में भी मिल जाती है। तो ये आईएफएस की जो मॉक टेस्ट है, इन सभी मॉक टेस्ट को अच्छी तरीके से दे दीजिएगा। सिर्फ मॉक टेस्ट को देना है क्या? बिल्कुल नहीं, मॉक टेस्ट देने के साथ साथ उसका रिव्यू भी करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो मॉक टेस्ट दे दीजिए, उसका रिव्यू करिए, खुद को एनालिसिस करिए कि मैं कहां पे कम पढ़ रहा हूं और मेरा कहां पे एफर्ट जो है वो अच्छा दिख रहा है, मेरा डोमेन क्या है, इसको समझिए। क्योंकि स्टूडेंट्स, ये बहुत बार होता है कि स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता कि मैं किस में बेस्ट हूं और मेरा वीक पॉइंट क्या है, और तब भी वो एग्जाम देने के लिए चला जाता है। तो ऐसा मत कीजिए, आपको पता होना चाहिए कौन सा टॉपिक है जो आपका समय ज्यादा लेता है, कौन सा टॉपिक है जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जिसे हर किसी का होता है। आप किसी भी क्रिकेट के प्लेयर को देखोगे तो वो जो प्लेयर्स है, उन प्लेयर्स का एक शॉट जो होता है एक परफेक्ट शॉट होता है। रोहित शर्मा को देखने जाओ, वो पुल शॉट जो है बहुत ही बढ़िया खेलते हैं। विराट कोहली कवर ड्राइव बहुत बढ़िया खेलते हैं, ठीक है। एमएस धोनी को अगर देखने जाए तो उनका लेग साइड बहुत स्ट्रांग है। गांगुली को देखने जाएंगे तो उनका ऑफ साइड जो है वो बहुत स्ट्रांग है। वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा पार्ट स्ट्रांग है और आप कौन से पार्ट में वीक हो, तब जाके आप वर्क कर पाएंगे आपके वीक पार्ट के ऊपर। और ये कौन कर पाएगा? ये आपको इंफॉर्मेशन दे सकता है वन एंड ओनली मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट देना बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं ओवरऑल सिलेबस के ऊपर। जैसे मैंने पहले भी बताया, आपको आपका डोमेन पता होना चाहिए। उसी के साथ साथ एक चीज को बहुत मेक श्योर करके रखिए, ये कभी मत सोचना कि मैं ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट, ये पार्ट में स्किप कर दूंगा। अगर आप ये कर रहे हो तो आप शायद सीएसआर नेट एग्जाम की प्रिपरेशन की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हो, चाहे वो अप्लाइड मैथमेटिक्स हो, चाहे वो प्योर मैथमेटिक्स हो, चाहे वो जनरल एप्टीट्यूड हो या फिर स्टैटिस्टिक्स हो। आप जनरल एप्टीट्यूड को नहीं कर रहे हो, मतलब आपको जो बोनस में 30 मार्क्स मिल सकते हैं ना, उसको आप मिस कर रहे हो स्टूडेंट्स। एंड सीएसआर नेट एग्जाम में जब आपको पता चलेगा ना स्टूडेंट की 5 मार्क, 2 मार्क, 1 मार्क, हाफ मार्क से जीआरएफ रह रही है, एलएस रह रही है, उन स्टूडेंट को एक बार जाके पूछ लो कि भाई अगर सोचो जनरल एप्टीट्यूड आपने किया होता तो आपका रिजल्ट क्या होता। तो बस एक बार हमेशा जब भी सोचेंगे कि जनरल एप्टीट्यूड को स्किप करना है, स्टैटिस्टिक्स के कुछ मार्को चेन प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को स्किप करना है, तो एक बार दिमाग में जरूर लाइएगा कि अगर ऐसा हुआ कि मेरे 2 मार्क से सीएसआर नेट एग्जाम क्वालिफाई होना रह गई, तो फिर उस टाइम पे सोचो कि यार सर ने तो बताया था जनरल एप्टीट्यूड करना है, नहीं किया। तो इस चीज को हमेशा याद रखिए, जनरल एप्टीट्यूड को किसी भी हालत में आपको करना है, सिर्फ करना नहीं, 30 मार्क्स के टारगेट्स को लेके करना है। जनरल एप्टीट्यूड अच्छे से कर लीजिएगा। स्टैटिस्टिक्स में आपके 3 से 4 क्वेश्चंस बनते हैं। मार्को चेन के 2 क्वेश्चंस होते हैं, प्रोबेबिलिटी का होता है, एलपीपी का होता है, बायस थ्योरम के ऊपर क्वेश्चंस होता है। तो ये सारे जो क्वेश्चन एक मैथमेटिकल साइंस के बैकग्राउंड वाला स्टूडेंट भी इसको सॉल्व कर सकता है। वहां से भी आप 10 से 12 मार्क्स लेके आ सकते हो। जनरल एप्टीट्यूड के आप लगभग 25 मार्क्स लेके आ सकते हो। तो अगर आप 35 मार्क्स अगर सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड और स्टैटिस्टिक्स के लेके आ गए, तो डियर स्टूडेंट्स आपको कितने, सिर्फ और सिर्फ 75 मार्क्स चाहिए गारंटी लेने के लिए कि आप सीएसआर नेट एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हो। और 75 मार्क्स फ्रॉम रियल, फ्रॉम लीनियर, फ्रॉम कॉम्प्लेक्स, एब्स्ट्रैक्ट, ओडी, पीडी, सीओवी, इंटीग्रल, न्यूमेरिकल, इन सब से मिला के मैट्रिक्स स्पेस टोपोलॉजी इंक्लूडिंग, इन सब से मिला के सिर्फ 75 मार्क्स आराम से आ जाएंगे ना। बट ये कब संभव है? जब आप जनरल एप्टीट्यूड एंड जो स्टैटिस्टिक्स है यहां से 35 मार्क्स लेके आएंगे। तो टारगेट कैसे रखना है? 10 मार्क्स आउट ऑफ 20, ठीक है, 10 क्वेश्चंस, ओके।
15 क्वेश्चंस आउट ऑफ 40 एंड 20 क्वेश्चंस आउट ऑफ 60। ये जब आप कर लेते हो तब जाके आपका स्कोर कितना आ जाएगा, 130 to 140। अब हमेशा आपने अगर 140 मार्क्स का पेपर सॉल्व करके आए तो क्या यह संभव है कि आप 140 मार्क्स लेके आएंगे? चांस ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपके हमेशा छोटे छोटे मिस्टेक्स निकलेंगे और इस मिस्टेक्स की वजह से आप मान के चले कि 10 से 15 मार्क्स आपके कम हो रहे हैं। तो 10 से 15 मार्क्स भले ही कम हो जाए, फिर भी 120 मार्क्स जो अगर आप लेके आ रहे हो तो इस मार्क्स पे आपको गारंटी मिल जाती है कि आप CSR नेट एग्जाम जो है उसको क्वालिफाई कर लेंगे। तो ये जो भी प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर पे जो यहां पे भी आपको दिख रहा है ना, यू कैन डू इट वाला कॉन्फिडेंस लेवल, ये कॉन्फिडेंस लेवल आपके दिमाग में होना चाहिए। आने वाले 4 महीने के लिए अगर ये रह जाता है तो मुझे नहीं लगता कि आपकी CSR नेट की JRF की रैंक कोई और लेके जाएगा। ये बस एक दूसरे को देने वाली बात है ना। आपने मिस्टेक कर ली मतलब आपकी रैंक कोई और लेके गया, किसी और ने मिस्टेक कर ली और आपने अच्छा किया मतलब आप किसी और की रैंक लेके आए। तो ये बस उसी वाली बात है। अब एक लास्ट सवाल बहुत सारे स्टूडेंट्स को रहता है, सर मेरे पास नोट्स है, आजकल सब जगह पे नोट्स मिल जाते हैं, सर मैं मॉक टेस्ट भी दे सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर रिवीजन करने में भी दिक्कत नहीं है, लेकिन सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से कर ले? चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो कर लेंगे, क्वालिटी के क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे? और क्वालिटी के क्वेश्चंस तो चलो, क्वालिटी के क्वेश्चंस भी एक क्वेश्चन मार्क है। उसी के साथ साथ आपने जैसे बताया कि प्रॉपर पेपर एनालिसिस कर लो, जो भी CSR नेट में कट ऑफ आए हैं, क्वेश्चंस पेपर आए उनको सॉल्व कर लो, कट ऑफ क्या है उसको देख लो, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए ये देख लो। सर ये कहां पे देखने को मिलेगा? ये क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में आया ही होगा। इसलिए मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें आपको दिख जाएगा गेट 120+ PYQ विच इज फ्री फॉर ऑल आवर IFS स्टूडेंट्स, जो कि YouTube के प्लेटफॉर्म पे। तो आपको CSR नेट के 2011 से 2023 तक के, गेट के 1996 to 2024 के, सेट के 2011 से 2023 तक के, NBHM के 2005 से 2023 तक के एंड TIFR के 2010 से 2023 तक के, ये सारे जो पेपर्स हैं, ये सारे पेपर्स IFS के ऐप में फ्रीली अवेलेबल है। और ये जो वीडियो है हमारे YouTube चैनल पे पड़ी हुई है, उसका यही थंबनेल है, आप जाके देख सकते हैं इस वीडियो को, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि हाँ इस तरीके से आप इन क्वेश्चन पेपर, और ये क्वेश्चन पेपर आप अपने मोबाइल में, आप अपने लैपटॉप में डाउनलोड भी करके रख सकते हो। तो आपको ये सारे जो 120 क्वेश्चंस पेपर्स है, मेरे हिसाब से अगर इसमें से CSR नेट का कॉमन सिलेबस अगर आप लोग लेते हो तो इट विल बी सफिशिएंट फॉर एटलीस्ट योर नेक्स्ट 1 ईयर और 2 ईयर। इतने टाइम तक के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करने के लिए आपके पास ये सफिशिएंट है। तो अभी जाइए और इसको डाउनलोड कर दीजिएगा एंड हमेशा इस चीज को याद रखिएगा, यू आर कैपेबल ऑफ मोर देन यू नो। जितना आपको लगता है ना उससे ज्यादा आप कैपेबल, उससे ज्यादा आप ले सकते हो। बस वो आपके अंदर जिद होनी चाहिए कि हाँ मुझे इतना आ रहा है, नहीं मैं इससे ज्यादा लेके आऊंगा, मैं इससे बढ़िया करके दिखाऊंगा। तो ये सब अगर आप लोग कर देते हैं तो मेरे हिसाब से आने वाली CSR नेट में एक अच्छी रैंक आपकी होगी। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने सभी फ्रेंड्स जो फर्स्ट टाइम CSR नेट एग्जाम को क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी को ये वीडियो जरूर दिखाइए ताकि आप सभी लोग भी इस वीडियो के बाद और मोटिवेट हो जाए और अपना प्लान करने में सक्सेसफुल हो जाए और उसको एग्जीक्यूट करने में भी सक्सेसफुल हो जाए। ऑल द वेरी बेस्ट वंस अगेन एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।